गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 7 शुरू किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इनकम्स हमने पढ़ा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एट्सेट्रा। अच्छा, अब हम सेकंड डिस्कशन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है गिफ्ट्स। मेरे साथ आ जाओ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिफ्ट्स। बेटा गिफ्ट्स ना दो तरह के होते हैं। गिफ्ट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मॉनेटरी, एक तो गिफ्ट होता है मॉनेटरी, ठीक है, और एक गिफ्ट होता है नॉन मॉनेटरी। ठीक है, एक मॉनेटरी होता है और एक नॉन मॉनेटरी। सर ये मॉनेटरी गिफ्ट का क्या मतलब हुआ? बेटा कोई भी गिफ्ट जो आपको मनी में दिया जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश में नहीं, कैश नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में जो गिफ्ट दिया जाता है, मनी टर्म्स में जो गिफ्ट दिया जाता है वो आपका मॉनेटरी गिफ्ट होता है। जैसे आपको कोई गिफ्ट कैश में दिया गया है, आपको कोई गिफ्ट चेक के थ्रू दिया गया है, आपको कोई गिफ्ट ड्राफ्ट के थ्रू दिया गया है, एटसेट्रा। तो मॉनेटरी टर्म्स में, मनी टर्म्स में जो गिफ्ट आपको दिया जाता है उसे हम नाम देते हैं मॉनेटरी गिफ्ट। ठीक है, अब वो कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है, ड्राफ्ट में हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, ये सब आपके आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब आपके मॉनेटरी गिफ्ट्स है बेटा, मनी टर्म्स में दिया गया है। तो नॉन मॉनेटरी क्या होता है बेटा? नॉन मॉनेटरी गिफ्ट दो फॉर्म में दिया जाता है। या तो आपको नॉन मॉनेटरी गिफ्ट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, या आपको नॉन मॉनेटरी गिफ्ट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। आपको नॉन मॉनेटरी गिफ्ट या तो मूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में दिया जाएगा या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में दिया जाएगा। ठीक है बेटा, मैं ना इन दोनों को भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करो और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करो। मूवेबल को भी दो पार्ट्स में और इमूवेबल को भी दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है विदाउट कंसिडरेशन और दूसरा है फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन और फॉर inadequate consideration। ठीक है, और यहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी दो पार्ट्स हैं, यही सेम, विदाउट कंसिडरेशन
without consideration or for inadequate consideration. आप लोग पूरा लिख लेना बेटा, inadequate consideration. क्या डिफरेंस है मैं भी आपको समझाता हूं बेटा. बेटा पहले अगर मैं बात करूं विदाउट कंसिडरेशन की, दोनों केस में अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन की बात करूं तो बेटा विदाउट कंसिडरेशन का मतलब पता क्या होता है. जैसे मैं एग्जांपल लूं, 1,00,000 रुपए की चीज, 1,00,000 रुपए की चीज आपको दे दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन. 1,00,000 रुपए की चीज, 1,00,000 रुपए की चीज आपसे एक भी रुपया उसका नहीं लिया गया है. तो 1,00,000 रुपए की चीज गिवन फॉर फ्री. फ्री मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन. 1,00,000 रुपए की चीज मुफ्त में दे दी गई बेटा. इट इज अ गिफ्ट. गिफ्ट इज ऑलवेज बेटा विदाउट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन नहीं है इसीलिए तो हम उसे गिफ्ट कह रहे हैं ना. अगर कंसिडरेशन होगा तो वो गिफ्ट नहीं है, फिर वो क्या है, फिर तो वो सेल है. गिफ्ट इसीलिए है बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन. समझ आया. तो 1,00,000 रुपए की चीज अगर आपको मुफ्त में दे दी जाए तो इट इज अ गिफ्ट. ठीक है. अच्छा फिर ये क्या हुआ सर, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बेटा, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है पता है. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है आपसे कंसिडरेशन तो लिया गया है बट कम लिया गया है. तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने किसी पर्सन को 1,00,000 रुपए की चीज 1 रुपए में दे दी, 1,00,000 रुपए की चीज 1 रुपए में दे दी, पैसा लिया है बट कम लिया है, तो उसे भी बेटा गिफ्ट ही कहा जाता है. बस डिफरेंस क्या है, सुनो बात समझो. डिफरेंस क्या है, अगर आप 1,00,000 की चीज मुफ्त में देते हो तो गिफ्ट 1,00,000 रुपए का कहलाएगा. लेकिन अगर आप 1,00,000 की चीज 1 रुपए में देते हो तो गिफ्ट आएगा बट 99,999 का आएगा बेटा. समझ आया. अगर मैं 1,00,000 की चीज मुफ्त में दे देता हूं, गिफ्ट विल अमाउंट टू ₹1,00,000. बट अगर मैं 1,00,000 रुपए की चीज 1 रुपए में देता हूं तो गिफ्ट आएगा बट 1,00,000 का नहीं, 99,999 का. तो मैंने 1,00,000 की चीज किसी पर्सन को दे दी, फ्री में नहीं, 1 रुपए में. तो बेटा उस केस में ना गिफ्ट तो आएगा बट 1,00,000 का नहीं, क्योंकि आपने 1 रुपया तो लिया है ना उससे. तो गिफ्ट कितने का कहलाएगा, 99,999 का. समझ आया सबको. कॉपी करो पहले यहां तक. तो याद रखना, अगर मैं किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी देता हूं मूवेबल या इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, 1,00,000 की चीज मुफ्त में दे दी तो गिफ्ट कितने का कहलाएगा, 1,00,000 का. अगर मैं किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी देता हूं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब 1,00,000 रुपए की चीज 1 रुपए की दे दी, कंसिडरेशन लिया है बट कम लिया है 1 रुपए, तो उस केस में भी गिफ्ट आएगा बट कितने का,
99,999 का। कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी वो समझाता हूं। बेटा ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस ध्यान से करें, समझें। चलो पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी गिफ्ट की, मनी टर्म्स में जो गिफ्ट मिलता है उसकी। देखो तो बेटा एक बात और बता दो, फिर हमें टोटल कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा? हमें टोटल 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 5 पॉइंट्स कौन कौन से? पहला मॉनेटरी गिफ्ट पढ़ना है, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, तीसरा मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, चौथा इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, और पांचवा इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो टोटल हमें 5 केसेस पढ़ने हैं। मैं लिख दूं एक बार, मैं लिख देता हूं। पहला हमें पढ़ना है मॉनेटरी गिफ्ट के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन के बारे में, तीसरा हमें पढ़ना है मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बारे में, चौथा हमें पढ़ना है इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन के बारे में, और पांचवा हमें पढ़ना है इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बारे में। तो टोटल हमें ये 5 केसेस पढ़ने हैं इस टॉपिक में। पांचों को अलग अलग समझेंगे, ध्यान से देखना है। कॉपी कर लो ये पांचों, फिर हम शुरू करते हैं। करें, चलो पहले आ जाओ बेटा मेरे साथ मॉनेटरी गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, ध्यान से सुनना बेटा। एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और HUF exceeds ₹50,000, then whole of such amount would be chargeable to tax। बेटा आप ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जाम्पल से कराता हूं। पहले आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखो मॉनेटरी गिफ्ट, एग्जाम्पल से कराता हूं। मॉनेटरी गिफ्ट, ध्यान से बेटा देखना है। मॉनेटरी गिफ्ट एग्जाम्पल से कराता हूं, ठीक है। ₹15,000 रिसीव्ड फ्रॉम, या फिर ऐसे लिखना, 2 मिनट बेटा। मेरा एक फ्रेंड है बेटा, फ्रेंड ए, उसने मुझे 15,000 रुपए का गिफ्ट दिया, कैश में दिया है बेटा, ये सब कैश में है। कैश मतलब मॉनेटरी है। उसने मुझे 15,000 रुपए का गिफ्ट दिया कैश में। फिर फ्रेंड बी है, उसने मुझे 20,000 रुपए का गिफ्ट दिया कैश में। फिर मेरा फ्रेंड सी है, उसने मुझे 25,000 रुपए का गिफ्ट दिया कैश में, ठीक है। अब सुनना, बस ये 3 है बेटा, सुनना, सिंपल है। उसने क्या कहा? उसने कहा 1 साल में बेटा, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है मनी टर्म्स में,
एक साल में जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है मनी टर्म्स में, एक साल में मॉनेटरी टर्म्स में जितना भी पैसा रिसीव हुआ है उन सब का एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेट कर दो मतलब बेटा उन सब का सम कर दो, टोटल कर दो। चलो मेरे को जितना भी पैसा मॉनेटरी टर्म्स में मिला है मैंने उन सब का एग्रीगेट करा और एग्रीगेट आता है बेटे 60,000। उन सब का मैंने एग्रीगेट करा, वो आता है 60,000। एग्रीगेट उन सब का एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड कितना आ रहा है बेटा? 60,000 आ रहा है। ठीक है, जितना भी पैसा मॉनेटरी टर्म्स में मिला है एक साल में उन सब का सम कर दो। सम आ रहा है 60,000। अब चेक करो क्या वो एग्रीगेट 50,000 को एक्सीड करता है या नहीं। तो बेटा ये एग्रीगेट 50,000 को क्या करता है? एक्सीड करता है बेटा। आपका जो एग्रीगेट है वो 50,000 को क्या करता है? एक्सीड करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो उन्होंने कहा होल ऑफ सच अमाउंट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। पूरे का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा बेटा। पूरे का मतलब क्या हुआ? 50,000 से ऊपर जितना है 10,000 नहीं बेटा, जितना मिला है एग्रीगेट वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा, देयरफॉर एंटायर ₹60,000 विल बी टैक्सेबल। एंटायर ₹60,000 विल बी टैक्सेबल। बेटा एक्सेस टैक्सेबल नहीं होगा, पूरे का पूरा 60,000 ही टैक्सेबल हो जाएगा। एंटायर ₹60,000 विल बी टैक्सेबल। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। एक साल में मॉनेटरी टर्म्स में आपको जितना भी पैसा मिला है, ठीक है, उन सब को कर दो बेटा टोटल। अगर वो एग्रीगेट 50,000 को एक्सीड करता है ना, तो पूरे का पूरा एग्रीगेट मतलब 60,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कौन से हेड में बेटा? अदर सोर्सेस हेड में। विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिंपल सा था। तो बेटा सिंपल बात है, अगर आपको मॉनेटरी गिफ्ट पूरे साल में सबसे मिला के एग्रीगेट 50 या उससे कम मिला है तो पूरा एग्जेम्प्ट, और अगर 50 से ऊपर मिला है तो पूरा टैक्सेबल। बात समझ आई? पूरे साल में अगर आपको मॉनेटरी गिफ्ट 50 या उससे कम मिला है टोटल तो एग्जेम्प्ट, 50 से ज्यादा मिला है तो पूरा टैक्सेबल। तो एक्सेस टैक्सेबल नहीं है, पूरा टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में? अदर सोर्सेस। ये हो गया बेटा आपका मॉनेटरी गिफ्ट। कर लिया कॉपी सबने? अब बेटा बताओ मेरे को सेकंड कौन सा था? आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड है आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन। आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन। समझिए आप इसे भी? पहले पढ़ते हैं।
करें? चलो आओ मेरे साथ। देखो क्या मिली है बेटा आपको, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन। बेटा एक बात समझो, पहले ना ये जो वर्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें बेटा क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताऊंगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये देखो बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सेकेंड पॉइंट पढ़ना, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। बेटा ये बुलियन पता है क्या होता है? आपने देखे हैं मूवीज वगैरह में भी आपने देखे होंगे, सोने के बिस्कुट होते हैं जिन्हें हम गोल्ड बार्स कहते हैं, वो बुलियन होते हैं बेटा, गोल्ड बार्स। तो बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी में कितनी चीजें हैं? शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। टोटल 9 चीजें हैं जिन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाला गया है। बाकी किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। तो मेरी एक बात समझ लेना बेटा, मैंने अपने फ्रेंड को, ध्यान से सुनना, मैंने अपने फ्रेंड को बाइक गिफ्ट कर दी बेटा, बाइक गिफ्ट कर दी विदाउट कंसिडरेशन। मैंने कहा जा रख, तू भी क्या याद रखेगा। बाइक गिफ्ट कर दी, कार गिफ्ट कर दी, वॉच गिफ्ट कर दी, मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बेटा सब गिफ्ट कर दिया। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ सबको? आप लोग पास होने के बाद बेटा, आप लोगों का सपोज इंटरमीडिएट निकल गया, आपने अपने फ्रेंड को जिसका नहीं निकला था अपनी बुक्स गिफ्ट कर दी, नोट्स गिफ्ट कर दिए, रजिस्टर्स गिफ्ट कर दिए। इन सबको बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाला नहीं गया है। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ सबको? ठीक है। और बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि बाइक को, कार को, वॉच को, ठीक है, टीवी, फ्रिज, बुक्स, रजिस्टर्स, नोट्स, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ऑल दो मूवेबल हैं, बट इन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में यहां पर नहीं डाला गया है। और क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऑल्दो ये दिए गए हैं विदाउट कंसिडरेशन, तब भी इसे गिफ्ट माना नहीं जाएगा। और क्योंकि गिफ्ट नहीं है तो टैक्सेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। तो याद रखना, अगर मैंने अपने फ्रेंड को बाइक गिफ्ट करी है ना विदाउट कंसिडरेशन, तो याद रखना फ्रेंड के हैंड्स में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बाइक को मूवेबल प्रॉपर्टी माना नहीं गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। यह बात याद रखना बेटा, ठीक है। तो सिर्फ 9 चीजें हैं जिन्हें गिफ्ट की कैटेगरी में डाला गया है, और उन्हीं का जब ट्रांसफर होगा ना विदाउट कंसिडरेशन, तभी गिफ्ट का केस अराइज करेगा, नहीं तो गिफ्ट का केस अराइज नहीं करेगा। ठीक है। तो कितनी चीजों का ट्रांसफर होना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन बेटा? 9 मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। अगर उन 9 में से किसी का ट्रांसफर होता है विदाउट कंसिडरेशन, तभी गिफ्ट का केस अराइज करता है, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब बेटा एक बात आती है, मूवेबल, सुनना ध्यान से, आपने अपने किसी फ्रेंड को मूवेबल प्रॉपर्टी दी बेटा, तो बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी की ना क्या देखनी होती है? एफएमवी देखनी होती है। एफएमवी क्या होती है सर? एफएमवी होती है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो
आपने अपने फ्रेंड को, एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने फ्रेंड को किसी कंपनी के शेयर्स दे दिए, ज्वेलरी दे दी, ठीक है, गोल्ड बार्स दे दी, बुलियन दे दिया बेटा आपने अपने किसी फ्रेंड को, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है बेटा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ये देखो एग्जांपल, बेटा मैंने अपने फ्रेंड को, फ्रेंड ए को मैंने पता है क्या दिया, 100 शेयर्स दे दिए, ट्रांसफर कर दिए बेटा इन ए लिमिटेड विदाउट कंसिडरेशन। मैंने कहा तू भी क्या याद रखेगा, ये पकड़ 100 शेयर्स इन ए लिमिटेड, कोई भी कंसिडरेशन मैं तेरे से चार्ज नहीं करूंगा। और बेटा फेयर मार्केट वैल्यू पता है उस दिन की क्या थी, एक शेयर की 100 रुपए। तो बेटा एक शेयर की 100 रुपए, तो 100 शेयर्स की 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अपने फ्रेंड बी को बेटा 200 शेयर्स दे दिए इन बी लिमिटेड विदाउट कंसिडरेशन। और पता है बेटा एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 150 रुपए। एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है 150 रुपए। और मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड सी, उसे मैंने अपनी ज्वेलरी दे दी बेटा, मैंने उसे अपनी ज्वेलरी दे दी, और इस ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 25,000 रुपए उस दिन की, विदाउट कंसिडरेशन दी है बेटा मैंने। मुझे अपने फ्रेंड से मिला है, इनफैक्ट मुझे ये चीजें मिली हैं बेटा, दी नहीं है, मिली हैं। मुझे फ्रेंड ए से 100 शेयर्स मिले ए लिमिटेड के, जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी। मुझे अपने फ्रेंड बी से 200 शेयर मिले हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 150 की थी। और फ्रेंड सी से मुझे ज्वेलरी मिली है, फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 थी। ये चीजें मिली है बेटा, दी नहीं है, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, इन सब की फेयर मार्केट वैल्यू बेटा निकाल के बताओगे मेरे को। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या आती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 मिनट यहां पर लिख देना बेटा। बेटा 100 शेयर मिले थे ए लिमिटेड के, 100 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 हो गई। फिर 200 शेयर मिले थे बी लिमिटेड के, 150 के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 हो गई। और ज्वेलरी मिली थी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 25,000। तो इतनी फेयर मार्केट वैल्यू की मूवेबल प्रॉपर्टीज मुझे अपने फ्रेंड से मिली है बेटा। क्लियर हुआ? याद रखना बेटा, शेयर्स को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, और ज्वेलरी को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, कॉपी करो। बेटा अब उन्होंने पता है अगली बात क्या कही है, सुनो मेरी बात। उन्होंने अगली बात क्या कही है, उन्होंने कहा है आपको, ध्यान से सुनना, आपको जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है उन सब की फेयर मार्केट वैल्यू का एग्रीगेट कर दो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई हैं विदाउट कंसिडरेशन, उन सब की फेयर मार्केट वैल्यूज को एग्रीगेट कर दो, टोटल कर दो। तो मुझे जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव हुई हैं विदाउट कंसिडरेशन, उन सब की फेयर मार्केट वैल्यूज का क्या करना है, एग्रीगेट। और बेटा एग्रीगेट आता है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू का आता है ₹1,00,000
65,000, एग्रीगेट आता है ₹65,000। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई हैं विदाउट कंसिडरेशन, उन सब की फेयर मार्केट वैल्यूज का क्या कर दो, एग्रीगेट कर दो। और अगर वो एग्रीगेट एक्सीड कर जाता है, किसको बेटा, 50,000 रुपीज को एक्सीड कर जाता है अगर वो एग्रीगेट, तो उस केस में पूरा अमाउंट बेटा, एक्सेस नहीं, पूरा एग्रीगेट ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो बताओ 6550 को क्या कर रहा है, एक्सीड, देयरफॉर एंटायर ₹65,000 विल बी टैक्सेबल। पूरा 65,000 टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पूरा 65,000 बेटा, क्लियर हुआ। तो आपको जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई हैं विदाउट कंसिडरेशन, उन सब की फेयर मार्केट वैल्यूज का टोटल करना है। और अगर वो टोटल 50,000 को एक्सीड कर जाता है तो पूरे का पूरा 65 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से हेड में, अदर सोर्सेस में। ये आपका बेटा हो गया सेकंड केस। क्लियर हुआ सबको, कॉपी कर लो। चलें आगे बेटा, ये हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। अब करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ध्यान से देखना है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब ध्यान से देखना, थर्ड केस। थर्ड आपको क्या मिल रहा है बेटा, आपको मिल रही है मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आपको मिल रही है मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें कुछ कॉलम्स बनाना। कौन सी तीन कॉलम बना लेना, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, इनफैक्ट 4 कॉलम बना लेना बेटा। कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अब याद रखना, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन नहीं मिली है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले मिली है। मतलब आपने कंसिडरेशन तो दिया है बट कम दिया है। तो एक कॉलम बनाना कंसिडरेशन पेड का और एक कॉलम बनाना डिफरेंस का। एक कॉलम बनाना डिफरेंस का। 4 कॉलम बना लो बेटा। पहली मूवेबल प्रॉपर्टी लिखो, 100 शेयर्स आपको मिले इन ए लिमिटेड। फेयर मार्केट वैल्यू थी 100 शेयर्स की 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए, और कंसिडरेशन आपने पे करा है 1000। पहले लास्ट वाला कॉलम बाद में देखते हैं। सेकंड आपको मिले 200 शेयर्स इन बी लिमिटेड। फेयर मार्केट वैल्यू 150 के हिसाब से 30,000 की थी और आपने पे करे हैं 3000। और थर्ड, आपको मिली थी ज्वेलरी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 थी और आपने पे कितने करे थे, 2500 रुपए। ठीक है, लो बेटा कॉपी करो इसे।
सोच के बोलना बेटा। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, आपको बेटा अपने एक फ्रेंड से 100 शेयर्स मिले थे इन ए लिमिटेड, फेयर मार्केट वैल्यू थी 10,000 और आपने पे करे 1,000। तो एक बार बताओ, 10,000 रुपए की चीज उसने आपको 1,000 रुपए की दे दी बेटा, तो आपको फायदा, आपके लिए गिफ्ट कितने रुपए का हुआ? आपके लिए गिफ्ट तो 9,000 रुपए का ही हुआ भाई। 10,000 की चीज के बदले 1,000 रुपए तो दिए हैं ना आपने, तो आपको फायदा कितने का हुआ? 9,000 का, मतलब गिफ्ट 9,000 का है। ऐसे ही 30,000 की चीज आपने 3,000 की ले ली बेटा, तो कितने रुपए का फायदा हो गया आपको? 27,000 रुपए का फायदा हो गया। और तीसरा, 25,000 की चीज 2,500 रुपए में मिल गई आपको, तो फायदा 22,500 का हुआ। यह गिफ्ट है बेटा। गिफ्ट इस केस में बेटा डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा दैट इज द अमाउंट ऑफ गिफ्ट। क्लियर हुआ? अब उन्होंने कहा जो डिफरेंस है ना, ये पढ़ो, उन्होंने कहा जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है उसका करो एग्रीगेट। बेटा डिफरेंस किस किस चीज का? फेयर मार्केट वैल्यू का और कंसिडरेशन पेड का। तो फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन पेड के बीच का जो डिफरेंस है उसका एग्रीगेट करना है, मतलब टोटल करना है। कर दो डिफरेंस का टोटल बेटा। तो ये आ गया आपका 36,000 और 22, 58,500। ये आपका एग्रीगेट डिफरेंस आ गया। एग्रीगेट डिफरेंस, ये आपका एग्रीगेट डिफरेंस आ गया। और फिर उसने कहा अगर ये एग्रीगेट डिफरेंस एक्सीड कर जाता है 50,000 रुपीस को, जो कि कर रहा है, तो पूरे का पूरा एग्रीगेट डिफरेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देयरफॉर एंटायर एग्रीगेट डिफरेंस ऑफ रुपीस 58,500 will be taxable under the head income from other sources। तो पूरे का पूरा एग्रीगेट डिफरेंस अदर सोर्सेस हेड में बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया बेटा? तो मैं एक बार पूरा केस बता दूं। ये थर्ड केस क्या कहता है, सुनो। थर्ड केस कहता है अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव हुई हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो डिफरेंस है ना बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन पेड का, उस डिफरेंस का कर दो एग्रीगेट। अगर वो एग्रीगेट 50,000 रुपीस को एक्सीड कर जाता है तो पूरे का पूरा डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ आया बेटा? कॉपी करो। ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टीज का केस हमारा फिनिश हो गया। अब करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ऑलमोस्ट बेटा ऐसा ही है, बस एक छोटी सी चेंज है उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। एक दो जगह पे चेंज है, ठीक है। चलो अब बताओ फोर्थ केस कौन सा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन। तो फोर्थ केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है विदाउट कंसिडरेशन। फोर्थ है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। immovable property received without consideration। कॉपी करो बेटा।
कॉपी कर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सुनो, मैं आपको ना ये केस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जरा देखना बेटा। एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। एक कॉलम बनाओ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। एक कॉलम बनाना बेटा, जैसे एक बार बताओ, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने फेयर मार्केट वैल्यू को बेस लेके चले थे आप। बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ना, आपको पता है बेटा, बेस किसको माना जाता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस माना जाता है बेटा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस माना जाता है, ठीक है। चल अब सुनना, ध्यान से सुनना, जो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। आपको अपने फ्रेंड ए से एक लैंड मिला जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपीस थी, और आपको मिल गया विदाउट कंसिडरेशन। मतलब इसके बदले आपने कोई कंसिडरेशन अपने फ्रेंड को पे नहीं करा है, विदाउट कंसिडरेशन मिला है। अच्छा, फिर आपको अपने फ्रेंड बी से एक लैंड और बिल्डिंग मिल गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है, आपको मिल गई विदाउट कंसिडरेशन। और तीसरा, आपको अपने फ्रेंड सी से एक लैंड मिला है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45,000 है, मिला है विदाउट कंसिडरेशन। कॉपी करो बेटा। तीनों लैंड, तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिली है मुझे विदाउट कंसिडरेशन। मैंने एक भी रुपया इसके बदले पे नहीं करा है। अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, ये देखो, आओ मेरे साथ, जरा इंपॉर्टेंट बात करूंगा। उसने कहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 50,000। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां से मिसिंग है बेटा। मॉनेटरी गिफ्ट पढ़ा था, वर्ड एग्रीगेट आया था। मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड पढ़ा था, एग्रीगेट आया था। थर्ड केस में भी एग्रीगेट आया था। यहां पर नोटिस करो बेटा, एग्रीगेट वर्ड मिसिंग है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एग्रीगेट नहीं होना है बेटा। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली देखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, वैसे आपके सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। इंडिविजुअली देखना है हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को, एग्रीगेट नहीं करना है सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली देखना है, एग्रीगेट नहीं करना है बेटा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में एग्रीगेट नहीं होगा, हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली देखना है। तो सुनो कैसे करना है, यहां पर लिखना है, कॉलम और बना लो, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितना टैक्सेबल होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर देखो, आपको अपने फ्रेंड ए से इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की 50,000 को एक्सीड करती है, 50,000 को एक्सीड करती है बेटा, तो ये पूरे का पूरा अदर सोर्सेज हेड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल, 10 लाख पूरा। इंडिविजुअली देखना है बेटा। अच्छा, फ्रेंड बी से आपको लैंड और बिल्डिंग मिली 30 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है, तो पूरे का पूरा 30 लाख क्या हो जाएगा, आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और फ्रेंड सी से आपको लैंड मिला जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45,000 है विदाउट कंसिडरेशन।
क्योंकि इस लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं करती है, तो यह होगा बेटा एग्जेम्प्ट। तो आपको एग्रीगेट टोटल करके नहीं देखना है, हर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअली देखना है। तो टोटल कितना टैक्सेबल होगा बेटा? 40 लाख, ये आपका टैक्सेबल होगा। मेरे को बताओ बेटा, ये बात समझ आई है? ये मेजर डिफरेंस था बेटा। मॉनेटरी गिफ्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है एग्रीगेट, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में एग्रीगेट नहीं होता है, हर प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली देखा जाता है। सब बताओ, बात समझ आई? और एक तरीके से बेटा हमारे लिए तो फायदा ही है ना, हमारे लिए तो फायदा ही है। अगर एग्रीगेट होता तो बेटा ये 45,000 भी टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि उस केस में आप क्या करते? 10 लाख, 30 लाख और 45,000 का एग्रीगेट करते, तो एग्रीगेट आता 40,45,000 विच एक्सीड्स 50,000, तो पूरे का पूरा 40,45,000 क्या हो जाता? टैक्सेबल। और अब कितना टैक्सेबल हो रहा है? 40 लाख। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने फायदा ही दिया है बेटा, इंडिविजुअल वर्ड डाल के फायदा दिया गया है। समझ आया? ये हमारा फोर्थ केस था। क्लियर हुआ? और बेटा फिफ्थ केस कौन सा है? उसमें चेंज है बेटा, थोड़ा वो डिफरेंट है। फिफ्थ केस है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है बट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में डिफरेंस देखा जाता है। किस किस चीज में डिफरेंस देखोगे अपने आप बताओ बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने डिफरेंस देखा था बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन पेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप डिफरेंस देखोगे बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन पेड। बस फर्क क्या है? मूवेबल में एग्रीगेट किया था, यहां पर एग्रीगेट नहीं होगा, इंडिविजुअली देखा जाएगा हर प्रॉपर्टी का, इंडिविजुअली। यहां पर बेटा थोड़ा चेंज है, ध्यान से जरा। चलो कॉलम बना लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, कंसिडरेशन पेड है, और डिफरेंस है, और टैक्सेबल कितना होगा वो है। 5 कॉलम्स बना लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, कंसिडरेशन पेड का, डिफरेंस का, और कितना टैक्सेबल होगा। इंडिविजुअली देखना है बेटा। पहला, आपको अपने फ्रेंड से लैंड मिला जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख थी, है ना बेटा? एक बात याद रखना, विदाउट कंसिडरेशन नहीं मिला है, आपने कंसिडरेशन पे करा है 1 लाख। 1 लाख। अब यहां पर चेंज है बेटा, ये देखना जरा, पढ़ो मेरे साथ पहले। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। उन्होंने कहा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनस कंसिडरेशन पेड, यानी डिफरेंस। इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स 50,000, ये तो अभी तक आ ही रहा था, अब एक नई बात आ गई, और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर देन होल ऑफ सच डिफरेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। अब सुनना क्या है बेटा, सुनो, मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ बेटा? पहले 9 लाख। ठीक है, अब सुनना, उन्होंने कहा अगर ये डिफरेंस, अगर ये 9 लाख का डिफरेंस एक्सीड करता है किसको? 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर को। एक बार बताओ, मैं वर्किंग नोट यहां पर बना देता हूं। अगर ये 9 लाख एक्सीड करता है किसको? 50,000 और किसको? 10% ऑफ कंसिडरेशन पेड को। ये देखो
10% किसका? 10% ऑफ कंसिडरेशन पेड का। तो कंसिडरेशन पेड है 1 लाख, तो बेटा करना जरा 50,000 और 10% ऑफ 1 लाख कितना आ गया? 10,000। दोनों में से विच एवर इज हायर, तो बताना हायर कौन सा आ रहा है बेटा? 50,000 हायर आ रहा है ना? तो अगर ये डिफरेंस 9 लाख का डिफरेंस 50,000 को एक्सीड कर जाता है तो पूरे का पूरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब पूरा 9 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बेटा 9,50,000 को एक्सीड कर गया ना, तो पूरे का पूरा 9 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा ये एक अमेंडमेंट भी आई है। ये 10% ना अमेंडमेंट से पहले 5% होता था बिफोर अमेंडमेंट, अब 10% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। अच्छा एक और आपको अपने फ्रेंड से लैंड और बिल्डिंग मिली थी जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है, और बेटा फॉर एग्जांपल आपने कंसिडरेशन पे करा 25 लाख। एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कितना कंसिडरेशन दिया? 25 लाख। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 5 लाख। ठीक है, अब फिर से अगर यह डिफरेंस एक्सीड कर जाता है किसको? 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन पेड को। बेटा कंसिडरेशन पेड कितना है? 25 लाख। इन दोनों में से जो भी हायर है, करो जरा हायर कौन सा आ रहा है बेटा? 50,000 और 10% ऑफ 25 लाख मतलब 2.5 लाख। दोनों में से जो भी हायर है, और हायर कौन सा है? 2.5 लाख हायर आ रहा है बेटा। तो अगर ये डिफरेंस 5 लाख का डिफरेंस 2.5 लाख को एक्सीड कर जाता है, जो कि कर रहा है, तो बेटा पूरे का पूरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना टैक्सेबल होगा? 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। समझ आ गई? ठीक है, और थर्ड केस में आपको क्या मिल रहा था? लैंड मिल रहा था फ्रेंड सी से। कितने रुपए का? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 45,000। आपने पे करे थे इसके बदले से 5,000। तो चलो करो, अब अपने आप बताओ डिफरेंस कितना है? 40,000 का डिफरेंस है। अगर ये 40,000 का डिफरेंस एक्सीड कर जाता है किसको? 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन। बेटा 5,000 का, सॉरी 10% ऑफ कंसिडरेशन। 5,000 का 10% कितना है? 500 रुपए। तो 50,000 और 500 विच एवर इज हायर, 50,000। तो अगर ये 40,000 50,000 को एक्सीड कर जाता है, जो कि नहीं कर रहा है, तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो कितना टैक्सेबल हुआ? 14 लाख क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा। 14 लाख आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सब बताओ बेटा, ये समझ आया है वाला सबको? कॉपी कर लो। क्लियर हुआ बेटा मेरे ख्याल से सबको? कॉपी कर लो। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहता है मेरे बात ध्यान से सुनिए। आओ, बड़ी सिंपल सी बातें। क्या हेडिंग क्या है? एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज मैं आपको मतलब समझाता हूं, पहले एक रीडिंग मारेंगे। चल देखो क्या कह रहा है। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव। तो पता है उसने क्या कहा? मेरे साथ साथ लिखोगे। उसने कहा है, हेडिंग लिखो सब, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज।
देखो उसने क्या कहा है, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अगर आपको गिफ्ट, सुनो, अगर आपको गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिलता है ना, अगर आपको गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिलता है जितने मर्जी रुपए का, तो वो गिफ्ट पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। किससे मिलता है अगर गिफ्ट? किसी रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलता है, पूरा का पूरा गिफ्ट क्या होगा आपका? एग्जेम्प्ट। मेन बात फिर से वही आती है ना, रिलेटिव में कौन कौन आएगा? रिलेटिव में कौन कौन आएगा? ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान से बच जरा, आ जाओ। कौन कौन आएगा रिलेटिव में? ये देखो, इधर देखो, रिलेटिव में कौन कौन आएगा? रिलेटिव मींस सबसे पहले तो भैया कौन है? स्पाउस। मतलब सुनो, सबसे पहले तो इंडिविजुअल की वाइफ, और अगर इंडिविजुअल वाइफ है तो उसका हस्बैंड। यानी सबसे पहले कौन आएगा बताओ? स्पाउस। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल हस्बैंड है तो स्पाउस वाइफ, और अगर इंडिविजुअल वाइफ है तो स्पाउस हस्बैंड। अच्छा अब सुनो, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब वाइफ के ब्रदर और वाइफ के सिस्टर। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलें तो मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वो इस डेफिनेशन में क्या है? कवर्ड। ठीक है, हम तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये देखो, मेरी स्पाउस आ गई। कौन आ गई? मेरी स्पाउस आ गई। ठीक है, अब बताओ अगला कौन है? स्पाउस के भाई बहन, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ भी आ गया एंड मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, थर्ड कौन है? ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरे भाई बहन भी आ गए। भाई स्पाउस के आएंगे तो मेरे भी तो आएंगे। मेरे ब्रदर और सिस्टर आ गए, तो मेरी बात सुनो, कौन कौन कवर हो गया अभी तक? स्पाउस कवर हो गई, स्पाउस के भाई बहन कवर हो गए, मेरे खुद के भाई बहन कवर हो गए। अब ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, सुनो, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन भी कवर्ड हैं। मेरे पेरेंट्स के भाई, सिंपल वर्ड्स में वैसे तो आप अंकल कह लो, लेकिन मेरे पेरेंट्स के भाई मतलब चाचा कवर हो गए, ताऊ कवर हो गए। ये तो हो गए फादर के भाई। फादर की बहन की बात करो तो बुआ भी कवर हो गई। बुआ भी कवर हो गई। बात समझ आ रही है सबको? तो मेरे को बताओ कौन कौन कवर हो गए? फादर के, पेरेंट्स के, ध्यान से सुनना, पेरेंट्स के भाई बहन कवर्ड है। पेरेंट में भी फादर के भाई बहन भी कवर्ड है और मदर के भी। ये तो किसके हो गए? चाचा ताऊ भुआ। ये तो किसके हो गए? ये तो फादर की साइड से हो गए ना। अब मदर की साइड से बात करें तो मदर का भाई मामा भी कवर हो गया, मदर की सिस्टर मौसी भी कवर हो गई। बात समझ आ रही है सबको? तो मेरे को बताओ कौन कौन कवर हो गया? इंडिविजुअल की स्पाउस, स्पाउस के भाई बहन, मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, पेरेंट्स में फादर के भाई बहन भी और मदर के भाई बहन भी। अच्छा, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब पता है ये असेंडेंट और डिसेंडेंट कौन होते हैं? पता है, असेंडेंट होती है आपकी पास्ट जनरेशन,
असेंडेंट होती है आपकी पास्ट जनरेशन और डिसेंडेंट होती है आपकी फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन। अब सुनो सुनो, अब मुझे बताओ, उन्होंने कहा इंडिविजुअल के असेंडेंट, तो इंडिविजुअल के असेंडेंट कौन हुए? पेरेंट्स, पास्ट जनरेशन ना, ग्रैंड पेरेंट्स, ये इंडिविजुअल की क्या हो गए? पास्ट जनरेशन। अच्छा, डिसेंडेंट्स कौन हो गए? फ्यूचर जनरेशन में कौन आ गया? सन, डॉटर, ये फ्यूचर जनरेशन आ गई। तो आप नोटिस करो, करीबी लोग, करीबी लोग सब कवर्ड है। अच्छा, फिर उसने कहा है एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब स्पाउस की भी पास्ट जनरेशन और स्पाउस की भी फ्यूचर जनरेशन दोनों कवर्ड है। अच्छा, स्पाउस की पास्ट जनरेशन मतलब स्पाउस के पेरेंट्स, स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्पाउस। और रही बात स्पाउस की फ्यूचर जनरेशन, तो वो तो वही होगी सन एंड डॉटर। जो भाई मेरी फ्यूचर जनरेशन है वही मेरी स्पाउस की फ्यूचर जनरेशन होगी। और अब सुनना सुनना, आपने एक बात नोटिस करी, उन्होंने यहां पर देखना फोर्थ पॉइंट, चाचा कवर करे, चाची कवर नहीं करी है। ताऊ जी कवर्ड है, ताई जी कवर्ड नहीं है। बुआ कवर्ड है, फूफा जी कवर्ड नहीं है। मामा कवर्ड है, मामी कवर्ड नहीं है। मौसी कवर्ड है, मौसा जी कवर्ड नहीं है। मतलब इन लोगों के स्पाउस नहीं कवर करे अभी तक। भैया नाराज हो जाएंगे ये लोग, हंगामा हो जाएगा घर में, इनको कवर करना जरूरी है। ये देखो 7th पॉइंट में कवर किया है, स्पाउसेस ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन 226। तो 226 में यहां पर देखो, यहां पर देखो। अच्छा सुनो, मेरा ब्रदर इन लॉ कवर्ड है, मतलब स्पाउस का भाई कवर्ड है। व्हाट अबाउट स्पाउस के भाई की वाइफ, उसको कौन कवर करेगा? अच्छा, मेरी सिस्टर इन लॉ कवर्ड है, मतलब मेरी स्पाउस की बहन कवर्ड है। स्पाउस की बहन का हस्बैंड, साडू भाई जिसे कहते हैं, उन्हें कौन कवर करेगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ब्रदर कवर्ड है, भाई कवर्ड है मेरा, भाभी को कौन कवर करेगा? लड़ाई करवानी है। सिस्टर कवर्ड है, जीजा जी को कौन कवर करेगा? भाई एक बात समझो, इन लोगों के स्पाउसेस को कवर करना जरूरी है। पॉइंट बताओ क्लियर। और उन सब के स्पाउसेस को किस पॉइंट में कवर किया गया है? 7th पॉइंट में सबको कवर किया गया है, सबके खुशी का हिसाब किताब पूरा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखा गया है सबकी खुशी का, किसी को नाराज नहीं होने देंगे इनकम टैक्स वाले। ठीक है, तो मुझे एक बार जरा सम अप कर दो जरा, कौन कौन कवर्ड है, चलो बताओ कौन कौन कवर्ड है स्टार्टिंग से। स्पाउस कवर्ड है, स्पाउस के भाई बहन कवर्ड है, मेरे भाई बहन कवर्ड है, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन कवर्ड है, मेरे असेंडेंट मेरे डिसेंडेंट कवर्ड है, मेरी स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट कवर्ड है, और जितने भी लोग हमने ऊपर करे हैं ना उन सब के स्पाउसेस भी कवर्ड है। तो देखा जाए ना, तो नजर घुमा के जहां जहां तक देखोगे ना आसपास, सब लोग कवर्ड है। तो याद रखना, इनमें से किसी से भी अगर आपको गिफ्ट मिलता है ना, जितने मर्जी रुपए का, पूरे का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट। मेरे ख्याल से बात सबको समझ आई, पक्का? चलो अब आ जाओ अगली बात पे। ये तो हो गई पहली बात। अब ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, अब सुनो, मेरे को एक बात बताओ, किसी पर्सन की जब मैरिज होती है तो भर भर के शगुन के लिफाफे आते हैं या नहीं? किसी में 501 आ रहा है, किसी में 1100 आ रहा है, 2100,
3100। हम लोग तो वैसे भी बनिए हैं, इतना तो आम बात है। ठीक है, दिखावा भी तो करना है। तो याद रखना, मैरिज में आपके पास जो ये शगन के लिफाफे आते हैं, क्या गिफ्ट नहीं है क्या मॉनेटरी टर्म्स में? क्या ये गिफ्ट आपको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा मैरिज के टाइम पे आपको जो ये गिफ्ट मिलेगा ना, ये पूरे का पूरा क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है आपका, जिससे मर्जी मिले। मतलब अगर शादी के टाइम पे मेरा दोस्त भी मुझे देगा ना शगन, शगुन, तो याद रखना वो पूरे का पूरा शगुन क्या होगा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन एक बात समझो, उन्होंने मैरिज को कवर किया है। अब आप कल को कहो हमें शगुन का लिफाफा रोका सेरेमनी पे मिला, हमें तो शगन का लिफाफा एंगेजमेंट पे मिला, हमें तो शगुन का लिफाफा मुंह दिखाई पे मिला, तो याद रखना इन इन ओकेजन्स पे अगर आपको कोई शगुन मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। हाँ, मैरिज के टाइम पे आपको मिलेगा तो वो आपका क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। अच्छा, आपको कोई मनी या प्रॉपर्टी विल के थ्रू मिला, या हो सकता है फादर की डेथ के बाद उसके सन ने उसकी प्रॉपर्टी क्या करी हो? इनहेरिट। तो याद रखना, अगर आपको मनी या प्रॉपर्टी विल या इनहेरिटेंस के थ्रू मिली है, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। अगर आपको पैसा लोकल अथॉरिटी से मिला है, किसी फंड से मिला है, यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला है, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, ये पूरे का पूरा क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मेरे ख्याल से पूरा केस ये वाला क्लियर हुआ सबको? पक्का? तो याद रखना, इन केसेस में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, पूरे का पूरा क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। चलो, बाकी ये लास्ट बात तो मैं खैर आपको बता चुका हूं। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, या दोनों। मूवेबल में कितनी चीजें थी? 8। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। तो ये 8 चीजें मिलके क्या बनेगी? मूवेबल प्रॉपर्टी। पक्का? ये कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। बस ये आपका गिफ्ट वाला केस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कॉपी कर लो। चलो करें फिर, बाकी कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।